हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। कल हम प्रस्तावना के सभी महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा कर चुके थे। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं प्रस्तावना को लेकर हमारी विवाद क्या थे। आज हम विवादों पर चर्चा करते हैं। तो अगर विवाद की बात करते हैं तो पहला विवाद जो था हमारा वह बेरुवाड़ी विवाद था। बेरुवाड़ी विवाद वर्ष 1960। तो इसमें क्या कहा गया था? अच्छा, दरअसल प्रस्तावना को लेकर विवाद यह था कि प्रस्तावना हमारी संविधान का भाग है या नहीं। इसको लेकर के काफ़ी विवाद था। तो सर्वोच्च न्यायालय में दो प्रमुख विवाद इसमें देखने को मिलते हैं, बेरुवाड़ीवाद और केशवानंदवाद। तो बेरुवाड़ीवाद में क्या कहा गया था? बेरुवाड़ीवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है। दरअसल बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि जो हमारी जो प्रस्तावना है वह उसके अंतर्गत संविधान के सामान्य प्रयोजन है, तथा हमारे जो संविधान निर्माता हैं यह उनके प्रकार की मस्तिष्क की कुंजी है, कोई विशेष इसमें प्रावधान शामिल नहीं है। तो क्या था सुप्रीम कोर्ट का मानना? क्या था कि इसके अंतर्गत संविधान के सामान्य प्रावधान शामिल है। संविधान के सामान्य प्रावधान शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या इस बात को लेकर के उसका मत था कि संविधान के जो थे सामान्य प्रावधान उसमें शामिल थे। अगला मत क्या था कि यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी तो इसमें क्या कहा गया कि इसमें संविधान के सामान्य प्रयोजन शामिल हैं। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की एक प्रकार से कुंजी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तथा बेरुवाड़ीवाद में क्या इसका प्रमुख निर्णय रहा कि उन्होंने इसे संविधान का भाग नहीं माना। संविधान का भाग नहीं माना। किंतु इसके उलट केशवानंद भारतीवाद हम देखते हैं। केशवानंद भारतीवाद वर्ष 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो बेरुवाड़ीवाद का उनका निर्णय था उन्होंने पलट दिया तथा हमारी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। कहा यह हमारी प्रस्तावना जो है संविधान का अंग होगी, उसमें शामिल किया गया था। हमारी जो प्रस्तावना है वह एक संविधान का ही अंग है। तो केशवानंद भारतीवाद में उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। ठीक है, तो अब प्रस्तावना को हम दो महत्वपूर्ण तथ्य इसके देख लेते हैं। क्या है, कौन कौन से इसके दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं? एक गौर करने वाली बात यह है कि यह ना ही विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और ना ही यह उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो क्या है, ना ही यह विधायिका की शक्तियों का स्रोत है, ना ही विधायक शक्तियों का स्रोत है और ना ही उस पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में क्या है, यह गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक, यह गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक का तात्पर्य क्या है? गैर न्यायिक तात्पर्य आप इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि हम न्यायालय में चले जाएं और कहें इसको लागू किया जाना चाहिए आवश्यक रूप से। तो यह गैर न्यायिक है। विधायिका के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह जो विधायिका की शक्तियों का स्रोत भी नहीं और ना ही प्रतिबंध उस पर आरोपित कर सकती। तो इसको विवाद इसके क्या थे? बेरुवाड़ीवाद में इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है, किंतु अपने उसके उलट केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान का ही भाग माना गया है
दो महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम इसकी चर्चा के लिए जो सवाल आते हैं हो सकता है, तो कितने अभी तक संविधान में संविधान के शामिल प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं, किए गए हैं। तो संशोधन की अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में परिप्रेक्ष्य में, तो इसमें यह कहा गया कि इसके अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हमारी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान पहले विचार किया था, पहले विचार था कि प्रस्तावना हमारी संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। किंतु केशवानंद भारतीवाद में क्या हुआ, केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को हमारी संविधान का भाग मान लिया। तो उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते क्या कि संविधान की मूल विशेषताओं को संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 368 के तहत आप संविधान की मूल विशेषताओं को संशोधित नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और अगर बात करते हैं कितने संशोधन किए गए हैं, तो अभी तक हमारी प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। उसमें क्या जोड़ा गया, अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक होगी सधा। आप सधा याद रखिए, तो सधा से क्या मतलब है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इनको जोड़ा गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने हमारे यह संशोधन सही भी ठहराया था। तो देख लेते हैं मुद्दा क्या था, प्रस्तावना में संशोधन। संशोधन किया जा सकता है। हमारी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते आर्टिकल 368 के तहत संविधान की मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है। मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो क्या मुद्दा था कि मतलब संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है बशर्ते अनुच्छेद 368 के तहत आप संविधान की मूल विशेषताओं को संशोधित नहीं कर सकते हैं। पहले इस बात पे चर्चा थी बेरुबाड़ीवाद तक कि संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, तो इसमें प्रस्तावना हमारी जो संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। किंतु जब इसको केशवानंद भारतीवाद में हमारी प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया, तो फिर उसमें कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते आप आर्टिकल 368 के तहत मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकते। तो अब हमारा प्रस्तावना जो टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं संविधान की मूलभूत विशेषताओं पर। संविधान की हमारी विशेषताएं क्या हैं। उम्मीद है आप लोगों को प्रस्तावना समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने संविधान की विशेषताएं। अगला लेसन हमारा है संविधान की मूलभूत विशेषताएं। तो संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को, 42वें जो संविधान संशोधन अधिनियम था हमारा 1976 का, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। और प्रस्तावना में हमारी इसके बारे में इसे क्या जोड़ा गया था, तो आप ये ट्रिक याद रखिए, सधा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। तो हमने प्रत्येक शब्द पे हमने बात करी हुई कि समाजवाद क्या था। समाजवाद एक प्रकार की विचारधारा है, भारतीय समाजवाद और पाश्चात्य समाजवाद, हमने इसके बारे में भी चर्चा की थी। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है कि किसी राज्य का कोई विशेष धर्म ना होना चाहिए, वह सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखे, समान आदर करे। अखंडता, देश की एकता और अखंडता के बारे में हम बात कर चुके थे। तो पहली विशेषता हमारी हुई, हमारा जो है लिखित संविधान है। लिखित हमारा जो भारत का हमारा संविधान है वह लिखित संविधान। अच्छा, अगर हम लिखने के आधार पर हम देखें तो लिखावट के आधार पर इसको दो भागों में बांट सकते हैं।
लिखावट के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक हो गया लिखित संविधान, एक हो गया अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान के क्या लक्षण है? लिखित संविधान का तात्पर्य क्या है कि किसी भी देश का शासन चलाए जाने के लिए जो भी आवश्यक नियम कानून क्या प्रक्रिया रहेगी उसको एक जगह पर संचित करना, किसी किताब में लिख देना, वह लिखित संविधान कहा जाएगा। अलिखित संविधान की कानून किसी देश का शासन कैसा चलाया जाएगा कहीं भी उसका उल्लेख लिखित रूप में ना किया जाना, अलिखित संविधान का उदाहरण होगा। अब लिखित संविधान की हम बात करते हैं, जैसे अगर अलिखित संविधान की हम बात करते हैं तो ये ब्रिटेन में पाया जाएगा। ये ब्रिटेन में लिखित संविधान की बात करते हैं तो यूएसए अमेरिका का हो गया, भारत का हो गया हमारे। अच्छा, अगर हम लिखित की बात कर लेते हैं तो जो हमने पहले भी एक बार अनुसूची वगैरह बात कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो मूल रूप से जो अनुच्छेद थे 395 थे। जब संविधान हमारा लागू हुआ तो 395 थे। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो करीब 475 के आसपास, या कहीं कहीं आप 470 भी लिखा हो पाएंगे। तो ये हो गए, ये क्या है हमारे अनुच्छेद हैं। अगर हम अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची हमारी 8 थी मूल संविधान में। वहीं वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। कौन कौन सी सूची हैं इन पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही। अनुच्छेद हो गए हमारी, अनुसूची हो गई, भाग। जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था तो भाग इसमें 22 शामिल थे, किंतु वर्तमान समय में 25 भाग शामिल हैं। तो अनुच्छेद हो गई हमारी, अनुसूची हो गई और भाग हो गए। तो हम देखते हैं आगे। अच्छा, देखते हैं कि मतलब लिखित संविधान होने के कारण क्या है। लिखित संविधान होने के कारण लिखित संविधान होने के अगर हम कारणों पर चर्चा करते हैं तो हमारा जो भारत है उसका भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक काफ़ी व्यापक लेवल पर फैला हुआ है। वहीं भारत शासन अधिनियम 1935 का भी प्रभाव हमारे संविधान पर देखने को मिलता है। कानून विशेषज्ञों का प्रभाव देखने को मिलता है। केंद्र तथा राज्य के द्वारा हमारा एकल संविधान, प्रत्येक राज्य के लिए तथा केंद्र सरकार के लिए हमारी एकल संविधान है। उसी के अनुसार सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संचालित होना है। तो आइए एक एक पर चर्चा करते हैं। भौगोलिक स्थिति, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो भौगोलिक भारत की स्थिति वह काफ़ी विस्तृत है। ऐसे मोटे तौर पर समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर से लेकर के, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से लेकर के करीब तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और इधर अगर बात करते हैं तो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो इसका जो विस्तार है वो काफ़ी व्यापक है। आप देख सकते हैं कि हम भारत का फैलाव तो इसके लिए भी आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र में अनेक विविधताएं हैं। हमारे समाज में अनेक विविधताएं पाई जाती है। इधर के अपेक्षा अगर पहाड़ी क्षेत्र हैं, पिछड़े इलाके हैं तो इनके लिए इनकी विशेषताएं अलग हैं, इनके राजकाज अलग हैं। इधर हमारे देखें उत्तर भारत तो इसके भी अलग हैं। इधर जो हमारा राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, इधर दक्षिण भारत के राज्य, उत्तर भारत के राज्य, इनमें सब में अनेक विविधताएँ पाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको ध्यान में रखा जाएगा तभी हमारी देश की एकता और अखंडता बरकरार रहेगी। अब हम अगला देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव भी हमारे संविधान पर देखने को मिलता है।